नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट पॉलिटी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 395 जो भी आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, सभी आर्टिकल इसमें कवर किया जाएगा। इसमें हम उतनी ही बातें आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और यकीन मानिए, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भाग 1। तो भाग 1 में आपका आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कहने का मतलब, भारत को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर पंजाब चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपना अलग देश की मांग करने लगे, केरल चाहे तो अपना संस्कृति और कल्चर के हिसाब से अलग देश की मांग करना लगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा गया है राज्यों को कि भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 की बात करते हैं, नए विदेशी राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। कोई विदेशी राज्य भारत में किस प्रकार से जोड़ा जाए, वह आपका आर्टिकल 2 से लिया गया है। सिक्किम को हम इसी तरीके से यहाँ पे तिब्बत से अलग होने के बाद भारत में यह शामिल हुआ। यहाँ की संस्कृति हमसे मैच नहीं करती थी, लेकिन तिब्बत से अलग होने के बाद सिक्किम राज्य भारत में शामिल हुआ। उसी प्रकार से देखिए, अनुच्छेद 3 है, इसमें भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन। तो भारत के अंदर जो राज्य हैं, उनको कई बार आपको शासन चलाने के लिए 2 भागों में 3 भागों में बांटना पड़ता है। तो वो चीज़ आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम बाहर के झगड़े को निपटाएंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 2 है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में उसके बाद हम अंदर के झगड़े को निपटाएंगे, तो इसलिए आपका आर्टिकल 3 है ये। तो आर्टिकल 3 के एग्जाम्पल्स हैं, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे उत्तराखंड अलग हुआ था। उसके अलावा बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया था। उसके अलावा देखिए, आर्टिकल 4 की बात करते हैं। इसमें लिखा गया है कि जितने भी ये आर्टिकल में संशोधन किए जा रहे हैं, चाहे वो विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना हो या फिर भारत के नाम एवं उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो वह सब आपका अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। उसके लिए सीधे आपका संसद में प्रस्ताव पारित करके वो सीधे राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, तो वहां पे वो निर्माण हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 368 के तहत सारे अनुच्छेद में संशोधन होता है, लेकिन यह जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत यहाँ पे चेंजेस करने हैं, उसके लिए 368 का अनुच्छेद जरूरी नहीं है, वो डायरेक्टली आपका यहाँ से संशोधन हो जाएगा। देखिए, अगला है आपका भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया हुआ है। इसमें आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत की नागरिकता हम किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 5। यह बताता है कि आपको भारत की नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। तो अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, या फिर आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से यदि कोई भारत में रह रहा होगा, तो वह तीनों ही कंडीशन में भारत का नागरिक होगा। यानी भारत का नागरिक होने के लिए यह 3 कंडीशन है। इनमें से अगर आप एक भी फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे भारत के नागरिक होंगे। देखिए, अगला है आपका अनुच्छेद 6। इसमें बात करता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता के बारे में। उसके अलावा अनुच्छेद 7 बात करता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। तो देखिए, अगर कोई भूला भटका संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया है, तो उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। और उसके अलावा संविधान लागू होने से पहले यदि पाकिस्तान गया था, लेकिन अगर वो संविधान लागू होने से पहले भारत आ गया है, तो उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। देखिए, अनुच्छेद 8 बात करता है भारत के बाहर रह रहे वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता भारतीय हैं। यह बेसिकली जो विदेशी जमीनों पे हमारे राजदूत काम करते हैं, उनके बच्चों को नागरिकता प्रदान करता है। कहने का मतलब, जो भारतीय राजदूत हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे आपका चीन में या फिर पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूएसए, यूके, इन सब कंट्रियों में भारत के राजदूत काम करते हैं, उनके बच्चे अगर वो उन देशों में पैदा होते हैं, तो क्या वो भारत के नागरिक होंगे? बिल्कुल वो नागरिक होंगे भारत के, क्योंकि वह भी वहाँ पे भारत की सेवा दे रहे हैं। चूँकि उनके माता पिता भारतीय हैं, वो राजदूत आपके भारतीय हैं, तो वो भी आपके इंडिया के नागरिक होंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 9। यह बात करता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो अनुच्छेद 9 के तहत आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी।
अनुच्छेद 10 बात करता है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर रहते हुए कोई आतंकवादी घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं या फिर कोई देशद्रोही काम करते हैं तो उस केस में आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पे आपकी भारतीय नागरिकता यहाँ पे बनी रहेगी। अगला है आपका अनुच्छेद 11। जितने भी नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है वह आपको संसद को है, और संसद में किसको है? गृह मंत्रालय को। अभी आपने CAA वाला कानून देखा होगा, तो वह भी आपका संसद के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर यह काम आपका हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। यह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में दिया हुआ है। और देखिए, अगर आपके मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उस केस में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए, कोई भी अदर केस जब चलता है तो उस केस में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे शोषण होता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले है आपका अनुच्छेद 12। यह आपका डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करता है। मतलब कि मूल अधिकार से रिलेटेड कौन कौन कानून बना सकता है। तो संघ की सरकार कानून बना सकती है, संसद बना सकती है कानून, राज्य की सरकार, विधानमंडल, उसके अलावा आपका स्थानीय पदाधिकारी जिसमें कि आपका पंचायत, जिला मंडल, नगर पालिका, ये सब लोग आपका कानून बना सकते हैं। देखिए, ये अपने अपने स्तर पे यहाँ पे कानून बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर देखिए पंचायत के अंदर कोई चीज़ आपकी चेंज करनी है तो वहाँ पे आपका पंचायत ही तो कानून बनाएगा। आपके घर के आसपास नाली नहीं है तो वहाँ पे पंचायत देखेगी, पंचायत का ग्राम मुखिया होता है वो देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार संसद से उठ करके आके यहाँ पे पंचायत के अंदर काम करेगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। वहाँ पे आपकी पंचायत देखेगी। उसी प्रकार से राज्य सरकार के अंतर्गत कोई योजना लॉन्च हो रही है तो उसके अंतर्गत अगर आपको कोई समस्या आती है तो वो राज्य सरकार देखेगी। संसद के अंदर कोई समस्या आ रही है तो वो आपका पूरे इंडिया स्तर पे संसद और उसके अलावा संघ की सरकार यहाँ पे अपने स्तर पे देखेगी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 13। यह बात करता है मूल अधिकारों से असंगत या फिर उनका अल्पीकरण करने की विधियां। मतलब कि यदि हमारे मूल अधिकार से किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वह मूल अधिकार आपका शून्य होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की आज़ादी, आपको मौन रहने की आज़ादी, इन सब की आज़ादी है। आपको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन ऐसा यह नहीं है कि आप किसी को गाली दे देंगे, किसी को जो मन में आए वो बोल देंगे। तो यहाँ पे इसकी आज़ादी हमारा संविधान नहीं देता है। उसी प्रकार से देखिए, आप कहीं भी भारत के अंदर जा सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोड पे घर बना लें, यह भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे वो आपका अधिकार शून्य माना जाएगा। कहीं भी घूमने की आज़ादी है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के बेडरूम में चले जाएंगे। उसके अलावा देखिए, अनुच्छेद 14 बात करता है कि समान संरक्षण के बारे में। मतलब कि कानून के आगे सभी लोग समान हैं। जो कानून पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए है वही कानून आपके भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी वैलिड होगा। कहने का मतलब जो सजा एक आम इंसान को हो सकती है किसी गलती के लिए, वही सजा आपके प्रधानमंत्री को भी हो सकती है अगर वह गलती करते हुए पाए जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको उनके पद के दौरान उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई गलत कार्य में लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनको उस पद से हटाया जाएगा, उसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमा देने या फिर माफ करने का अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने वहां पे फैसला दिया और उसके बाद राष्ट्रपति अपना ही सजा माफ कर लिए, राज्यपाल अपनी ही सजा माफ कर लिए। चूंकि उनको अधिकार है उस पद पे रहते हुए कि वो अपनी सजा माफ कर सकते हैं, तो वहां पे वो अपनी सजा माफ न कर पाए, इसलिए सबसे पहले उनको उनके पद से हटाया जाएगा और उसके बाद ही उनको सजा मिलेगी। उसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 15। यह बात करता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान, इनके आधार पे आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इन 5 चीजों के आधार पे आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म हो, मूल वंश, जाति मतलब कि आपका SC ST, जनरल, OBC, किसी भी समुदाय से आप बिलोंग करते हो,
आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग यानी कि आपका फीमेल हो मेल हो, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान या फिर आप बिहार से जन्म लिए हो या फिर आप महाराष्ट्र में जन्मे हो, केरल में जन्मे हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका यहाँ पे जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं, कहने का मतलब सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। इसी के तहत आपका रिजर्वेशन दिया गया है। क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, कोई सबसे ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है, कोई अभी यहीं नीचे ही यहाँ पे उस समुदाय के व्यक्ति नीचे ही यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो इनको भी ऊपर उठाने के लिए थोड़ा सा इनको भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। उसी प्रकार महिलाओं को भी आपका कहीं कहीं सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, वह भी आपका यहीं से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के सहायता से की जा सकती है। कहने का मतलब देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई भी कट ऑफ जारी होती है तो उसमें आपकी जनरल महिलाओं की कट ऑफ अलग आती है और जनरल पुरुषों की कट ऑफ अलग निकाली जाती है। तो वह भी आपका इसी आधार पे किया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब कि बेसिकली ये सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सबको समानता का अधिकार है, सभी को बराबर का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17। यह बात करता है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे छुआछूत नहीं ला सकता है, छुआछूत के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत यहाँ पे उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। मतलब आप कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में महाराज, नाइटहुड, सर, इस तरीके की उपाधियां लोग धारण करते थे, लेकिन वह भी आपका यहाँ पे उसका सारा उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया। उपाधि आप कोई भी धारण नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे आप एजुकेशनल टाइटल आप रख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर हैं आप, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोफेसर हैं तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर भी लगा सकते हैं। देखिए अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में यह दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 में आपकी कई तरीके की स्वतंत्रता यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले तो देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा आपको मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। अगर आप चाहें तो जितनी देर चाहें तो आप यहाँ पे मौन भी रख सकते हैं। बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, मतलब कि आप यहाँ पे कोई सम्मेलन, कोई सभा यहाँ पे आयोजित कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपके पास या फिर आपकी सभा में किसी के पास हथियार नहीं होना चाहिए। उसके अलावा देखिए संगठन बनाने का अधिकार है, कोई पार्टी गठित करने का अधिकार है, वह भी आपको यहाँ से प्रदान किया जाता है। भारत में कहीं घूमने का भी अधिकार यह आर्टिकल प्रदान करता है। भारत में कहीं रहने या फिर कहीं भी बस जाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत के अंदर आप कहीं भी कोई भी ज़मीन आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी ज़मीन अगर आपकी है कहीं पे तो वो बेच सकते हैं, वह भी आपका आर्टिकल 19 के तहत ही अधिकार दिया गया है। उसके अलावा आप कहीं भी भारत के अंदर नौकरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जाकर के बिहार के लोग काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं, या फिर गुजरात में जाकर के लोग काम करते हैं। तो यह भी आपका आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है। उसके अलावा संपत्ति का अधिकार पहले आपका इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही था, लेकिन इसको बाद में यहाँ पे चेंज करके अनुच्छेद 300 के अंदर 300A के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया। कहने का मतलब मूल अधिकार से हटा करके इसको सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके अलावा देखिए मीडिया को बोलने की आज़ादी, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, वह भी आपका आर्टिकल 19A के तहत ही यहाँ पे उसको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपराधों के समय का कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। अगर आपने 2020 के अंदर किसी का हाथ मान लीजिए तोड़ दिया है और उस समय हाथ तोड़ने की सज़ा सिर्फ 1 साल की है, और अभी 2023 के अंदर किसी के हाथ तोड़ने की सज़ा आपकी 5 साल यहाँ पे रख दी गई है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 साल की सज़ा दी जाएगी। अगर वह सज़ा आपकी 2023 में भी होती है तब भी आपको 1 साल की ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि आपने जो अपराध किया था वह आपका 2020 के अंदर किया था और 2020 में आपको सिर्फ 1 साल यहाँ पे सजा भोगने का अधिकार है, इसलिए सजा आपको सिर्फ 1 साल की ही मिलेगी। उसके अलावा अनुच्छेद 20(2) यहाँ पे बात करता है एक अपराध के लिए सिर्फ आपको एक ही बार दंडित किया जाएगा, न कि 2 बार। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी अपराध के लिए यहाँ पे एक बार जेल गए, आपको 1 साल की सज़ा थी तो आपने 1 साल की सज़ा काट ली, और ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा से उसके लिए 1 साल और यहाँ पे सज़ा बढ़ा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 20 का 3 क्लॉज बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
आपने देखा होगा कि पुलिस रिमांड में व्यक्ति को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, उसको काफ़ी मारा जाता है ताकि वो अपना सच उगल सके, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति ने सच में वो अपराध नहीं किया है तो उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वह झूठे ही उस अपराध को कबूले, यह भी वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तभी यहाँ पे देखिए पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान कोर्ट के अंदर वैलिड नहीं होता है, कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21, यह बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। इसमें है सबसे पहले गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने के अधिकार, गोपनीयता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी की अनुमति के बिना, उससे परमिशन के बिना ही उसकी गोपनीयता का अधिकार छीन रहे हैं। सपोज कीजिए कि किसी की कॉल आप बिना उसके जानकारी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वह भी एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। उस केस में आपको 3 साल की सज़ा यहाँ पे हो सकती है। तो यह भी आप जान लीजिए कि अगर वह व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड करें तो यहाँ पे आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तभी आजकल आपने देखा होगा कि फ़ोन में जैसे ही आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे अलर्ट आता है रिकॉर्डिंग का कि यह कॉल आपकी रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। आपने देखा होगा कि पुलिस अगर आपकी गाड़ी जो है पॉल्यूशन रहित नहीं है तो आपके उस केस में आपकी गाड़ी सीज कर ली जाती है। वह भी आपका इसी के तहत होता है क्योंकि आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 21A, यह आपका संविधान के 86वें संशोधन के तहत इसको आपका मूल अधिकार के अंदर डाल दिया गया। यह बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे सबको आपका फ्री एजुकेशन देने का अधिकार है। सरकार ने उसके लिए आपकी बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, सर्व शिक्षा अभियान, उसके अलावा मिड डे मील, ये सब कुछ योजना चलाई जाती है ताकि वह बच्चा यहाँ पे कॉलेज में जाए, वो आपका पढ़ सके, स्कूल में जाए और पढ़ सके। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22, यह बात करता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें देखिए क्लॉज 1 बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी का कारण और उसके अलावा उससे वह कैसे बचे, कैसे वहाँ पे जेल से बाहर आ सकता है, उसके लिए उसे वकील करने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, यह सब कुछ अधिकार आपको आर्टिकल 22 के अंदर ही प्रदान किया गया है। देखिए उसके अलावा बात करें अनुच्छेद 22B की, तो यह बात करता है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। मतलब 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस बिना पुलिस रिमांड के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। देखिए अनुच्छेद 23 बेसिकली बात करता है बलात् श्रम और उसके अलावा बेगारी से। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा आप काम किसी व्यक्ति को नहीं करा सकते। और उसके अलावा बगैर पैसा दिए, मतलब बिना पैसे के किसी से आप काम नहीं ले सकते, उसी को कहा गया है बेगारी। उसके अलावा मनुष्यों का क्रय विक्रय, यानी कि उसको वस्तुओं को जैसे आपका खरीद सकते हैं तो उस तरीके से आपका मनुष्यों को क्रय विक्रय यानी खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। महिलाओं एवं बच्चों के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता, बच्चों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से महिलाओं को खरीदा एवं बेचा नहीं जा सकता। वैश्यावृत्ति के लिए किसी को प्रेशर देना, यह भी आपका कानूनन अपराध है। वैश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, लेकिन किसी को फोर्सली उसमें इन्वॉल्व करना, यह आपका अपराध माना गया है। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 24 बात करता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री, किसी भी दुकान, इन सब पर आप काम में नहीं लगा सकते, मतलब फिजिकली रूप से आप उनसे काम नहीं ले सकते। और 14 से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको आप किसी फैक्ट्री में हजार्डस काम, मतलब कि कोई भी खतरनाक काम में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। यह अधिकार उनको आर्टिकल 24 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के लिए धार्मिक अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 25 बात करता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जिस भी धर्म को आप मानना चाहते हैं उसके नियम कानून, उसके आचरण, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए आपको बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। चाहे आप हिंदू धर्म मानते हो, ईसाई धर्म मानते हो, इस्लाम धर्म मानते हो या फिर आप जैन धर्म मानते हो, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है।
उसके अलावा अनुच्छेद 26 बात करता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। देखिए, पहले आपके जगराता जो चलते थे या फिर कोई भी कथाएं चलती थी वो पूरी रात भर चलती थी, लेकिन आज के इस दौर में आप जो है पूरी रात भर कोई भी जगराता नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बजे के बाद आपका वह चीज़ अलाउड नहीं है। 10 बजे तक आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद आपको कोई भी साउंड बजाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद 27 बात करता है किसी विशेष धर्म अभिव्यक्ति के लिए कर यानी टैक्स देने की स्वतंत्रता। किसी धार्मिक कार्य में आपको टैक्स देना है, वह आपकी स्वतंत्रता है, आपका निजी व्यक्तित्व हो सकता है। आपका मन है किसी को टैक्स देने के लिए तो आप बिल्कुल दीजिए। किसी धर्म को मानते हैं तो उसको टैक्स देने की स्वतंत्रता है आपकी। अगर आप टैक्स देना चाहते हैं तो आप दीजिए, आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके अलावा देखिए, अनुच्छेद 28 बात करता है राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब जो आपके सरकारी कॉलेज स्कूल बनाए गए हैं उसमें कोई भी आपका धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, चाहे आपका गीता हो, कुरान हो या फिर महाभारत, रामायण, कुछ भी आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके सभी धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32। यही अधिकार आपको मूल अधिकारों से संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब, अगर आपके मूल अधिकारों का शोषण होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है आपके साथ, तो उस केस में अनुच्छेद 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत आप यहाँ पे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। इसमें आपका देखिए, सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कार्पस। इसमें किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि वहां पे उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस केस में कोर्ट वहां पे कारण बताओ नोटिस यहाँ पे जारी कर सकती है। कोर्ट यहाँ पे दरोगा या फिर पुलिस से पूछ सकती है कि आपने यहाँ पे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया। अगर वहाँ पे उचित चीज़ें नहीं मिलती हैं, उचित कारण नहीं दिए जाते हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा, तो उस केस में उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है पुलिस वालों को। नेक्स्ट है आपका परमादेश। इसमें अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर रहते हुए अपना काम नहीं करता है, जब भी आप उसके पास जाते हैं तो वह कहता है कल आना, परसों आना, उस तरीके से आपकी बात टालता है और अपना काम सही से नहीं करता है, तो उस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उस आदमी को परमादेश दे सकती है सबसे पहले कि आप वहाँ पे सही से काम करिए। अगर वह उसके बाद भी अपना काम सही से नहीं करते हैं तो वहाँ पे उनको सस्पेंड किया जा सकता है, पूरी तरीके से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अधिकार प्रच्छा। यह आपका सुप्रीम कोर्ट तब जारी करती है जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। कहने का मतलब देखिए, हर एक का एक अधिकार क्षेत्र होता है। लखनऊ की पुलिस कभी गाजियाबाद वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र लिमिटेड है, उसका सिर्फ लखनऊ का अधिकार क्षेत्र है। वह आपका गाजियाबाद की पुलिस गाजियाबाद वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। तभी आपने सुना होगा कि आप कहीं FIR दर्ज करने जाते हैं तो अगर वह किसी दूसरे थाने का अधिकार क्षेत्र होता है तो वहाँ पे पुलिस अधिकार के तहत बोलती है कि यह हमारा अधिकार नहीं है, यहाँ पे हम FIR नहीं दर्ज कर सकते हैं। उस केस में वह 0 FIR दर्ज करती है। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध और उसके अलावा उत्प्रेषण। इन दोनों के ही अंतर्गत कोर्ट के गलत तरीके से काम करने पर उससे ऊपर वाली कोर्ट उस व्यक्ति को प्रोहिबिट कर सकती है, उसको काम करने से रोक सकती है। देखिए, दोनों में ही काम वही होता है, दोनों में ही आपका रोकने का ही काम होता है, लेकिन प्रतिषेध के अंदर जब कार्रवाई चल रही होती है कोर्ट के अंदर तो उस केस में ही आपको रोक दिया जाता है। लेकिन उत्प्रेषण के अंदर क्या होता है कि सिर्फ आपका निर्णय आना बाकी रह गया होता है और आपकी सारी कार्रवाई कोर्ट की हो जाती है। तो निर्णय आने से पहले यहाँ पे अगर रोका जाता है ऊपर वाली कोर्ट के द्वारा तो यहाँ पे यह उत्प्रेषण के अंतर्गत उसको रोका जाता है। नेक्स्ट है आपका भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में दिया हुआ है। इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। सामान्य जनता को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए राज्य कुछ न कुछ कानून बनाएगा। इसके लिए राज्यों को प्रजा के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए यहाँ पे कुछ नियम एवं कानून बनाने का अधिकार है। वह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे राज्यों की एक जिम्मेदारी होगी वह कानून बनाने की
इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य इसमें बाध्य नहीं है। अगर उनकी मर्जी हुई तो वह बनाएंगे, अगर उनकी मर्जी नहीं हुई तो वह नहीं बनाएंगे। इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36। यह राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। मतलब राज्य यहाँ पे सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करेगा। देखिए, अगला है आपका अनुच्छेद 39। स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए आप अलग अलग वेतन दें। अगर वह दोनों एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं और दोनों का टाइमिंग भी आपका सेम है तो आपको वहाँ पे समान वेतन देना होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। यह पहले आपका अनुच्छेद 40 में था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके अनुच्छेद 243 क में डाल दिया गया। कहने का मतलब पहले आपका ग्राम पंचायतों का गठन होगा या नहीं होगा, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि कोई ग्राम पंचायत यहाँ पे बनाए, कोई राज्य ना बनाए, यह राज्य के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड था। लेकिन अभी इसको लीगल राइट्स बना दिया गया है, तो इसमें भी आपको राज्यों को पंचायत गठित करना ही होगा, क्योंकि यह भी आपका एक लीगल राइट्स है। अनुच्छेद 41 बात करता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कहने का मतलब जितने भी तरीके की पेंशन होती है, चाहे वो आपका वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, यह सब कुछ आपका अनुच्छेद 41 के तहत यहाँ पे गठित होता है। आपने देखा होगा सरकारों को राजनीति करते हुए कि हम इतनी वृद्धा पेंशन देंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 5,000 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे, कोई सरकार कहती है कि हम 2,000 देंगे। तो वह इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वह आपका पूरी तरीके से राज्य की सरकार पे डिपेंडेंट होती है। उसके खिलाफ आप बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए वहाँ पे राज्य अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने अपने हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 42। यह बात करता है मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कहने का मतलब अगर आप बीमार हैं तो आपको उसी हिसाब से काम दिया जाएगा। कहने का मतलब देखिए, कभी कभी आपकी अवस्था ठीक नहीं होती है, कभी कभी आपको सपोज कीजिए कि तबीयत ठीक नहीं है, आपको टीबी है, तो उस केस में आपको बड़े काम जैसे कि कुछ आपका बड़ा चीज़ उठाने के लिए परमिशन नहीं है, तो वहाँ पे आपसे वह बाध्य नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे यह काम करना ही होगा, आपको बड़ी चीज़ें उठानी ही पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी हालत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक आपसे वह कार्य नहीं लिया जाएगा, भले ही वो आपकी जिम्मेदारी हो काम करने की। उसी तरीके से जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट महिला है, तो उससे भी आप काम नहीं ले सकते, उसको उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप जो महिला है वह सरकारी विभाग में कहीं कार्यरत है तो उसको 3 महीने पहले से ही छुट्टी दे दी जाती है, और जब तक 3 महीने बाद तक, मतलब कुल मिलाकर के उसको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। उसके अलावा अगर उसका महिला का पति भी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसको भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक छुट्टी दी जाती है, ताकि वह उस महिला की सहायता कर सके। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43। यह बात करता है निर्वाह योग्य न्याय संगत मजदूरी। मतलब आपने देखा होगा कि सरकार यहाँ पे मिनिमम वेज निर्धारित कर देती है, तो उससे कम सैलरी आपको नहीं देनी है, चाहे आप किसी भी तरीके का काम कराते हैं। जैसे यूपी के अंदर आपका 212 रुपये मिनिमम सैलरी यहाँ पे रखी गई है, तो सरकार जब भी काम कराएगी या फिर कोई भी व्यक्ति आपका जब भी काम कराएगा तो 212 रुपये से कम सैलरी पर आप किसी व्यक्ति को काम नहीं करा सकते। आपको मिनिमम 212 रुपये उस व्यक्ति को देना ही होगा अगर आप उसे 8 घंटे काम कराते हैं तो। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। यह आपका संविधान के 42वें संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। मतलब कि एक्स्ट्रा काम अगर करवाना है किसी मजदूरों से तो उस टाइम पे मजदूरों की भी भागीदारी होनी है। मजदूर सबको भी आपको उस सहमति का हिस्सा बनाना होगा, तभी आप उनसे काम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 46। यह बात करता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को और उसके अलावा दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार। इसके तहत बेसिकली आपको जितनी भी एजुकेशन फीस वगैरह माफ की जाती है SC ST की, वो आपका अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संस्थानों में B.Ed के लिए या फिर आपका B.Tech के लिए कभी कभी SC ST की फीस माफ कर दी जाती है, तो वह भी आपका इसी के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि वहाँ पे सरकार पूरी फीस भरती है। मतलब कि आपका B.Tech करने की जितनी भी फीस होगी वो पूरी आपकी सरकार स्कॉलरशिप के रूप में आपको देगी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 47, पोषाहार मादक पदार्थ नशीली दवा। आपने देखा होगा कि पोषाहार का मतलब FSSAI, जितने भी पैक्ड आइटम होंगे वो सब कुछ आपका वेरीफाइड होता है
उसके अलावा मादक पदार्थों और नशीली दवाओं पर भी आपका पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। शराब वगैरह पे आपका पूरी तरीके से लिखा होता है कि इतने % इसमें अल्कोहल है। दवाओं में भी एक निश्चित मात्रा ही आपकी निर्धारित की जाती है ताकि वह दवा आपकी सही से काम कर सके। एक तरीके से वह भी तो आपका ड्रग्स ही है। उसके अलावा अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि एवं पशुपालन के आधुनिक ढंग से एवं वैज्ञानिक ढंग से विकास करना, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। इसके तहत बेसिकली सरकार यहाँ पे ट्रैक्टर जो आपका खेत के काम में आता है, कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है, उस पे आपका टैक्स उतना नहीं लगता है जितना कि आपका नॉर्मल फॉर्चूनर गाड़ी या फिर लग्जरी गाड़ियों में आपके टैक्सेस लगते हैं। वह टैक्स आपका ट्रैक्टर पे नहीं लगता है क्योंकि वह ट्रैक्टर आपका कृषि से संबंधित है, कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जितनी भी आपका गाय या फिर अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई जाती है, वह भी आपका इसी के अंतर्गत कानून बनाया गया है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनुच्छेद 51A यानी भाग 4 का के बारे में। यह आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, मूल कर्तव्य के बारे में बात करता है। देखिए इसमें यह बात करता है कि बेसिकली हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कुछ न कुछ, हालांकि उसको इस कार्य के लिए बाधित नहीं किया जा सकता, उसको यहाँ पे बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का आदर करे, उसके अलावा अपने पर्यावरण का यहाँ पे संरक्षण करे, वन्य जीवों की रक्षा करे, झील नदी नाले इन सब की आपका सही तरीके से सुचारू रूप से चलने में मदद करे। तो देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य के अंतर्गत हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र के अंदर सही तरीके से काम करे। और उसके अलावा देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 के अंतर्गत वह आपका राज्यों की जिम्मेदारी थी, और यहाँ पे आपका भाग 4 का के अंदर यह आपका मूल कर्तव्य यानी आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे देखिए पर्यावरण की सुरक्षा करना यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है अनुच्छेद 4 का यानी मूल कर्तव्य के रिस्पेक्ट में। और वहीं आपका अनुच्छेद 48A जो कहता है वह कहता है कि आपका पर्यावरण की रक्षा करना एवं उसका संवर्धन करना यह आपका राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे राज्य की जिम्मेदारी यह 48A के तहत आपका आता है, और वहीं यह आपका यह चीज मूल कर्तव्य के अंतर्गत दी गई है। तो यह चीज आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उसको सही तरीके से रखें। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर के 51 के बीच में सेंट्रल यानी कि संघ के बारे में दिया गया है। सबसे पहले भाग 5 पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 52 बात करता है राष्ट्रपति का पद। यह पद आपका लिया गया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से। भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होंगे और यह आपका अनुच्छेद 52 के तहत लिया गया है। अनुच्छेद 53 बात करता है कार्यपालिका प्रधान। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होगा और वास्तविक प्रधान यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे। कहने का मतलब जितनी भी राष्ट्र के कार्य किए जाएंगे, किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है, किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा पे भेजना है, किसी व्यक्ति का पासपोर्ट इशू करना है, वो सब कुछ काम आपके राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाएंगे, लेकिन फैसले लेने का अधिकार वहाँ पे प्रधानमंत्री को होगा। और यह प्रधानमंत्री आपके संसद की सलाह पर और अपने कैबिनेट मंत्रियों की सलाह पर वहाँ पे काम करते हैं। अगला बात करता है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से यानी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे होता है, जिसके अंदर आपका लोकसभा, राज्यसभा और उसके अलावा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए विधानसभा के सदस्य ही क्यों भाग लेते हैं, क्यों विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि देखिए विधान परिषद आपका सिर्फ 6 राज्यों में ही आपका बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सब राज्यों में विधानसभा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 बात करता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 57 बात करता है राष्ट्रपति को री इलेक्ट किया जा सकता है, मतलब उसको पुनः से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। और यह सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही व्यक्ति को प्राप्त है आज तक, और वह है आपके राजेंद्र प्रसाद जी, देश के पहले राष्ट्रपति। अनुच्छेद 58 बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी योग्यता के बारे में बात करता है, यानी राष्ट्रपति चुनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, उसके अलावा किसी सरकारी पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें।
यह आपका अनुच्छेद 59 के अंतर्गत दिया हुआ है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है तो सबसे पहले उसको 50 प्रस्तावक लगेंगे, मतलब 50 लोग उस राष्ट्रपति के नाम को रिकमेंड करें कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। साथ ही साथ 50 अन्य व्यक्ति भी हों जो कि उसके अनुमोदक हों, मतलब 50 व्यक्ति और ऐसे होने चाहिए जो कि उस व्यक्ति का सपोर्ट करें कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि यही व्यक्ति आपका राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो। उसके अलावा दूसरी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नीरव मोदी या फिर विजय माल्या जैसे लोगों को आप राष्ट्रपति बनाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति बनने के लिए उसको 15,000 रुपए की राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है, तभी वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 60। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सपोज कीजिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस केस में भारत के जितने भी अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से कोई भी आपका राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 61। यह बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रक्रिया के बारे में कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अगर उन पे महाभियोग लगाना है, उनके पद से हटाना है, तो उनको सबसे पहले 14 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ती है, तभी आप उनके पद से उनको हटा सकते हैं। और उसके अलावा देखिए महाभियोग के खिलाफ राष्ट्रपति खुद किसी न्यायालय या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए बात करें राष्ट्रपति की शक्तियां, तो यहाँ पे उनकी विधायी शक्तियां होती हैं, कार्यकारी एवं नियुक्तियां वाली शक्तियां होती हैं। मतलब जितने भी केंद्र सरकार के अंतर्गत नियुक्ति होती है उन सब में आपके राष्ट्रपति के ही साइन होते हैं। वित्तीय शक्तियां होती हैं, आकस्मिक निधि और जितने भी अन्य तरीके की निधि होती है वो सब कुछ आपका राष्ट्रपति के अंतर्गत ही यहाँ पे होता है। उसके अलावा सैन्य शक्तियां होती हैं, क्षमा दान यानी क्षमा करने की शक्तियां होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, यानी अगर देश में आपातकालीन स्थिति बन रही है तो उस केस में इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और राष्ट्रपति जो क्षमा आदि देने का कार्य है वह आपका अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से दोष मुक्त कर सकते हैं या फिर उसकी सजा को कम कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 63 बात करता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में उपराष्ट्रपति का भी पद होगा। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 64 बात करता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वह भी आपका किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। उसके अलावा देखिए उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 74। इसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सहायता या परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और उसमें एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उनके परामर्श और उनके सलाह के अनुसार ही जितने कार्य होते हैं वह सभी उनके अनुसार ही किए जाते हैं। और उसके अलावा संविधान में यही दिया गया है कि प्रधानमंत्री ही संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। यह आपका अनुच्छेद 74 के अंतर्गत लिखा हुआ है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। संसद में मंत्रिमंडल जिस भी नाम को आगे करेंगे कि यही हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो उनके अनुसार राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह संसद का सदस्य ही हो, लेकिन ध्यान रहे कि उस व्यक्ति को 6 माह के अंतर्गत संसद की सदस्यता प्राप्त कर लेनी होगी, तभी वह अपने राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। संसद की सदस्यता वह लोकसभा के अंदर भी प्राप्त कर सकता है या फिर राज्यसभा के अंतर्गत भी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह आपका लोकसभा के अंतर्गत चुनाव लड़ करके जीते हुए हैं और वह आपके लोकसभा के एक तरीके से सदस्य हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वह आपका चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन वह फिर भी प्रधानमंत्री इसलिए थे क्योंकि वह आपके राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा में उनको चुना गया था, उसके बाद वह यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए गए थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी आवश्यक है। देखिए अनुच्छेद 78 बात करता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश के क्रियाकलापों के संबंध में जो भी देश के अंतर्गत घटनाएं चल रही हैं उसकी सूचना वह राष्ट्रपति को दे। और उसके अलावा देखिए अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 112 यानी बजट के बारे में। तो देश का एक बजट निर्धारित किया जाता है और देश का बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति अपनी तरफ से एक वित्त मंत्री नियुक्त करते हैं
तो बजट पेश करने का अधिकार या तो राष्ट्रपति को है या फिर राष्ट्रपति वहाँ पे किसी को नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति वित्त मंत्री को नियुक्त करते हैं और वह आपका भारत का बजट पेश करते हैं। तो इसी अनुच्छेद के तहत इस टाइम पे निर्मला सीतारमण देश का बजट प्रस्तुत करती हैं। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 120। यह बात करता है संसद की भाषा के बारे में। तो संसद के अंतर्गत आपकी 2 ही भाषाएं बोली जा सकती हैं आधिकारिक तौर से। संसद के अंदर आप हिंदी या फिर अंग्रेजी में अपने बयान दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 123। यह बात करता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और वहीं देखिए अगर यहाँ पे एक को उठा के बीच में कर दीजिए तो यानी यह हो गया आपका 213 और यह आपका राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जब आपकी संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है तो उस केस में राष्ट्रपति कोई अध्यादेश ला सकते हैं और अध्यादेश के रूप में उसको कानून बना सकते हैं और वह कानून आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक संसद की कार्यवाही ना स्टार्ट हो। संसद की कार्यवाही स्टार्ट होने के 5 वीक के अंदर, 5 सप्ताह के अंदर वह आपका अध्यादेश कैंसिल हो जाता है, वह अध्यादेश रद्द हो जाता है। देखिए अगला है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इस टाइम पे एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा 33 जज यहाँ पे अभी इस टाइम पे काम कर रहे हैं। और जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद यहाँ पे जजों की संख्या निर्धारित करती है। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जजों की संख्या बढ़ानी है तो उस केस में सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा और उसके अलावा फिर जब राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे तभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। और देखिए अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता और उसके अलावा कार्यकाल को भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष से जो भी इसमें कम हो वही आपका यहाँ पे उनका कार्यकाल होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, जब वो जज बन रहे हैं तो उनकी एज मान लीजिए 63 साल है और 63 साल में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो उस टाइम पे वह सिर्फ 2 ही साल के लिए काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, क्योंकि उसके बाद उनकी एज हो जाएगी 65 साल। तो वहाँ पे वो मैक्सिमम 65 साल तक ही जज बने रह सकते हैं। और वहीं मान लीजिए कोई 57 साल की एज में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जज बन गए तो वहाँ पे देखिए 6 साल तक वह जज के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन 6 साल से ज़्यादा वह काम नहीं कर सकते हैं, भले ही उनकी एज 65 साल ना हुई रहे। 6 साल यहाँ पे मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जज बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 125। यह बात करता है जजों के वेतन के बारे में। मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होगा वह आपका 2,80,000 और उसके अलावा जो 33 जज होते हैं उनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। देखिए अगला है आपका कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। यह आपका अनुच्छेद 148 से लेकर के 51 के बीच में दिया हुआ है। 148 बात करता है भारत का एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। इनका काम होता है, जो कैग होते हैं उनका काम होता है केंद्र एवं राज्य के खर्चों को ऑडिट करना। बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि केंद्र ने दिखा दिया कि हमने 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए इस रोड को बनाने में, तो ऐसा तो नहीं है कि वह सिर्फ हवाई बातें हैं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। तो उनके खर्चों को ऑडिट करने के लिए वह लेखा जोखा बिल्कुल रखते हैं आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए उसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। तो यह बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल के बारे में कभी भी आपसे सवाल आए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ये कि मतलब जब भी राष्ट्रपति चाहे तो इनके पद से हटा सकता है इनको, लेकिन अगर राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल की यहाँ पे कार्यकाल चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 161। यह बात करता है राज्यपाल के क्षमा दान करने की शक्ति के बारे में। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 163। यह बात करता है राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। बेसिकली इसी के तहत आपका मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री साथ साथ जो राज्य के मंत्री वगैरह होते हैं उनको रिनियुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 163 प्रदान करता है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपकी राज्यपाल करते हैं विधानसभा की सलाह पर। विधानसभा में जिस भी नाम को आगे किया जाता है
बेसिकली उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री बना देते हैं। देखिए अगला है यहाँ पे राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो जितनी भी चीज़ें राज्य के अंतर्गत चलती हैं, जो भी राज्य के अंतर्गत कार्य होते हैं, उसकी सूचना मुख्यमंत्री को राज्यपाल को देनी पड़ती है। राज्यपाल उस पर साइन करेंगे तभी वहाँ पे राज्य के अंतर्गत वह कानून बनेगा और राज्य के अंतर्गत वह कानून आपका चलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 202 और इसके अंतर्गत राज्य के बजट पेश करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। अगला है आपका अनुच्छेद 213। यह बात करता है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। मतलब राष्ट्रपति जिस प्रकार से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब आपकी विधानसभा ना चल रही हो तो उस टाइम पे राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वहीं देखिए अनुच्छेद 214 बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट का गठन यह आपका आर्टिकल 214 के अंतर्गत दिया हुआ है। अनुच्छेद 226 बात करता है कुछ रिट निकालने का उच्च न्यायालय को अधिकार होगा। उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकती है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी रिट निकाल सकती है। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 233। यह बात करता है जिला सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। और वहीं आपका अनुच्छेद 239AA यह बात करता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। चूंकि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे केंद्र का शासन चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विशेष उपबंध इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर भी आपकी विधानसभा दी हुई है, उसके अंदर भी मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। बेसिकली मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधानसभा यहाँ पे गठित की जाती है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आपकी यूनियन टेरिटरी होते हुए भी आपकी दिल्ली के अंतर्गत आपके विशेष नियम बनाए गए हैं। तो यह आपका दिया गया है अनुच्छेद 239AA के तहत। लेकिन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भाग 9 अनुच्छेद 243A से लेकर के O। इसमें आपका पंचायत के बारे में बताया गया है और वहीं नगर पालिका के बारे में अनुच्छेद 243P से लेकर के अनुच्छेद 243ZG तक दिया गया है। पंचायत दिया गया है आपका A से लेकर के O तक और वहीं नगर पालिका के बारे में दिया गया है P से लेकर के ZG तक। गाँव में आपकी पंचायत का गठन होगा। जितने भी गाँव या रूरल एरिया से संबंधित जितने भी आपके एरिया होंगी, वहाँ पे आपका ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा और अर्बन एरिया में आपकी नगर पालिका का गठन किया जाएगा, नगर पालिका बनाई जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपका पंचायत नहीं होगी वहाँ पे नगर पालिका होनी कंपलसरी है और जहाँ पे आपका नगर पालिका नहीं होगी वहाँ पे आपका ग्राम पंचायत जरूर होगा। नेक्स्ट है आपका भाग 11। यह बात करता है केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध के बारे में। बेसिकली यह आपका अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद 245 बात करता है संसद आपका पूरे देश के लिए कानून बनाएगी और उसके अलावा विधानमंडल जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं वह आपका राज्य के लिए बेसिकली कानून बनाएगी। अनुच्छेद 246 बात करता है सूचियों के बारे में। सूची के अंतर्गत आपकी 3 तरीके की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 250। यह बात करता है इमरजेंसी के समय लागू किया गया कानून तभी तक वैध होगा जब तक इमरजेंसी लगी है। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 262 आता है। अनुच्छेद 262 बात करता है अंतरराज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। मतलब इसके अनुच्छेद 262 के तहत अगर एक नदी 4-5 राज्यों से होकर के जाती है तो कौन सी राज्य जो होगा वह कितना पानी उसका उपयोग करेगा, किस तरीके से उपयोग करेगा, इसके बारे में कोई विवाद ना हो नदी जल के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग जो कानून बनाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो आपके निर्णय होंगे वह आपके अनुच्छेद 262 के अंतर्गत लिए जाएंगे। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 265 बात करता है बिना कानून बनाए कोई भी टैक्स या फिर कोई भी कर आपसे नहीं लिया जाएगा। मतलब जितने भी आपके टैक्स लिए जाते हैं आपसे वह सब कुछ आपका अनुच्छेद 265 के अंतर्गत लिखा गया है। जितने भी तरीके की जीएसटी लगाई जाती है वह आपका इसी अनुच्छेद में लिखा गया है। चाहे वो आपका वस्तुओं पे टैक्स लगा हो या फिर आपका डायरेक्ट तरीके से टैक्स लगता हो आपकी इनकम पे, वह सब कुछ आपका 265 के अंतर्गत लिखा हुआ है। और उसके अलावा अनुच्छेद 280 बात करता है वित्त आयोग के गठन के बारे में और वहीं 300 का बात करता है
संपत्ति का अधिकार 300 क के तहत इसे अब संपत्ति का अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले आपका यह मूल अधिकार के रूप में दिया गया था, बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 338। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि आपका 5 सदस्यीय निकाय बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, दूसरे उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, कुल मिलाकर के 5 लोगों की एक संवैधानिक निकाय होगा और इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। बेसिकली यह इसलिए बनाया गया कि जितने भी आपके अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ उत्पीड़न अत्याचार के मामले होंगे, उस केस में अनुसूचित जाति आयोग यह आपका स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं और उसी को देखते हुए बाद में यहाँ पे अनुच्छेद 338 का बनाया गया और सेम ही यहाँ पे बिल्कुल जो आपका अनुच्छेद 338 में दिया गया है वही सब कुछ आपका अनुच्छेद 338 का में दिया गया है। बस अंतर इतना है कि यह आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग गठित किया गया। इसमें भी आपका 5 सदस्यीय संवैधानिक निकाय बनाया गया, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्यों की एक टीम गठित की गई और इसकी भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। और यह अनुसूचित जनजातियों वाले लोगों के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ कोई दिक्कत है तो वह मामले आपके अनुसूचित जनजाति आयोग देखेगा 338 का के तहत। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 343 बात करता है संघ की भाषा के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है अनुच्छेद 343। अगला है आपका निर्वाचन आयोग। यह आपका भाग 15 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका काम होता है संसद एवं राज्य विधान मंडल के चुनावों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं? जब कोई बाहर से आक्रमण हो जाए या फिर आपकी आर्मी अंदर से विद्रोह कर दे तो उस केस में राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये खुद से घोषित कर देंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही घोषित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 356। यह आपका स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। राज्य के अंतर्गत अगर शासन में विफलता पाई जाती है, शासन राज्य के अंतर्गत सही से काम नहीं कर रहा है, संसद राज्यपाल को अगर लगता है कि यहाँ पे राज्य की शासन व्यवस्था फेल हो रही है तो उस केस में राज्यपाल राज्य इमरजेंसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी के लिए राष्ट्रपति से अपील कर सकता है और उसके बाद राष्ट्रपति स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 360। यह बात करता है फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में। अगर देश में वित्तीय अस्थिरता हो गई हो तो उस केस में केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति इसे वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, वित्तीय इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 368। यह बात करता है संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन को कौन कर सकता है? संसद यहाँ पे संविधान को संशोधित कर सकती है। संसद को संविधान को संशोधन करने, नया कानून बनाने का अधिकार होगा और यह अधिकार आपका अनुच्छेद 368 के तहत उन्हें मिला हुआ है। अगला है आपका अनुच्छेद 370 जो कि अभी खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को इसी अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जो कि अभी फिलहाल खत्म कर दिया गया था। तो बेसिकली यही आपके इतने सारे अनुच्छेद थे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको एक ही जगह पे कवर कर दिया जाए, तो वह आप ज़रूर मेंशन करें। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।